Hi everyone, this is Miss Madhusmita Sahu, TGT SST and also in charge principal of OAV Babunaga. Today we will cover third part of the second chapter history, that is from trade to territory. So let's start. ये हमारी इंडिया की मैप है बिफोर पार्टीशन। यहाँ पर येलो शेडेड एरिया डिनोट करता है उस एरिया को जो ब्रिटिश के अंडर आता था और रेड शेडेड एरिया डिनोटेड द एरियाज दैट नॉट अंडर द ब्रिटिश रूल। ओके, अगर हम फिगर 14A-B-C को अच्छे से देखें तो हमें यह पता चलता है कि 1797 तक ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया का कुछ ही एरिया को कंट्रोल कर पाए थे। ओके, लेकिन 1840 तक ज़्यादातर एरिया उनके कंट्रोल में आ चुकी थी और 1857 तक आते आते ब्रिटिशर्स ऑलमोस्ट इंडिया की सभी टेरिटरी को कंट्रोल कर चुके थे। ओके, तो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स ऐसा कौन सा राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों को अपनाकर इंडिया की ऑलमोस्ट सारे टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ला चुके थे। ओके, तो इसे जानने के लिए हमें पेज नंबर 15 को जाना पड़ेगा। ओके, कंपनी रूल एक्सपांड। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1757 से 1857 तक ऑलमोस्ट 100 ईयर्स में कंपनी इंडिया की ऑलमोस्ट सारी टेरिटरी को कैसे अनेक्स कर पाया था। ओके, अगर देखा जाए तो कंपनी किसी भी टेरिटरी पर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करना पसंद नहीं करता था। पहले वो वहाँ पर उसकी राजनीतिक और कूटनीतिक की चक्रव्यूह रचाता था, महाभारत की शकुनी मामा की तरह। अगर इससे काम नहीं होता था तो उस टेरिटरी को अपने कब्जे में लाने के लिए उसे मिलिट्री अटैक करना पड़ता था। ओके, तो कंपनी इंडिया की किस टेरिटरी पर अपना राजनीतिक और कूटनीतिक को अप्लाई कर और किस इंडियन टेरिटरी पर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करके ऑलमोस्ट सभी इंडियन टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया था, उसके बारे में जानते हैं। ओके, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। ओके, बैटल ऑफ प्लासी में कंपनी का पहला मेजर विक्ट्री होता है और इस मेजर विक्ट्री के साथ कंपनी अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कर लेता है इंडिया में। ओके, तो 1764 में बैटल ऑफ बॉक्सर में जीत के बाद कंपनी इंडियन टेरिटरी को अनेक्स करना शुरू कर देता है और उस जीते हुए टेरिटरी पर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव और पॉपेट रूलर को बैठा देता है। ओके, तो इस दो मेजर बैटल में जीतने के बाद ब्रिटिशर्स एक पावरफुल फोर्स के हिसाब से इमर्ज होती है और इंडिया की अदर टेरिटरी पर कब्जा पाने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक खेल खेलना शुरू कर देता है। ओके, राजनीतिक मीन्स पॉलिटिकल, कूटनीतिक मीन्स डिप्लोमेटिक। ओके, जैसे कि कंपनी एक रेसिडेंट को अपॉइंट करता है डिफरेंट इंडियन स्टेट में। उस रेसिडेंट का काम होता है टू सर्व एंड वर्क फॉर द कंपनी। ओके, और वो रेसिडेंट स्टेट के सारे इंटरनल अफेयर्स को पता करके कंपनी को इन्फॉर्म करता है और धीरे धीरे कंपनी स्टेट की इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर करना शुरू कर देता है। जैसे कि कौन राजा बनेगा किसके बाद, कौन सा पोस्ट में कौन रहेगा, कंपनी ये सब डिसाइड करने लगता है अपनी फ़ायदे के मुताबिक। ओके, इसके बाद भी कंपनी इंडिया की टेरिटरी को कब्जे में लाने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता है, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 4 मेजर पॉलिसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे कि सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस, मिस गवर्नेंस एंड क्लेम टू पारामाउंसी। ओके, सो पहले हम जानेंगे सब्सिडियरी अलायंस के बारे में। दिस सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड वेलेस्ली, व्हाटएवर यू कैन से, रिचर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, सो लॉर्ड वेलेस्ली कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली वाज ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 टू 1805। ओके, इस पॉलिसी के अनुसार, इस सब्सिडियरी अलायंस के पॉलिसी के अनुसार इंडियन स्टेट अपना आर्मी नहीं रख सकते थे। ओके, कंपनी के आर्मी उन्हें प्रोटेक्शन देगी और इसके बदले इंडियन स्टेट को कंपनी के आर्मी को अर्थात सब्सिडियरी फोर्स को मेंटेन करने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा रकम था। ओके, जो राज्य इस पेमेंट करने से फेल्यूर होता था उस राज्य को ऑलमोस्ट हाफ टेरिटरी, उस राज्य का ऑलमोस्ट हाफ टेरिटरी कंपनी को देना पड़ता था पेनाल्टी के रूप में। ओके, जैसे कि अवध राज्य की हाफ टेरिटरी कंपनी ले चुका था इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन 1801। अवध, जिसे अयोध्या भी कहा जाता है और जो कि अभी उत्तर प्रदेश में आता है। ओके, और अवध के रूलर को वहाँ पर नवाब कहते हैं। इसी तरह ही सिमिलरली हैदराबाद को भी अपनी राज्य का हाफ टेरिटरी कंपनी को देना पड़ता था इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग और हैदराबाद के रूलर को हम निजाम कहते थे, उस टाइम पर निजाम कहते थे। ओके,
So come to next policy, that is the claim to paramountcy. Paramountcy means supreme power or authority. Okay, this policy was initiated by Lord Hastings. Then who was he? Lord Hastings was British Governor General in India from 1813 to 1823. Remember this one also. This is also very important for you all. Okay, so इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कंपनी क्लेम करता है कि कंपनी हैज पारामाउंट मींस सुप्रीम पावर एंड अथॉरिटी एवब ऑल इंडियन स्टेट। ओके, तो कंपनी चाहे तो कोई भी इंडियन स्टेट को अपनी कंट्रोल में ला सकता है। ओके, इस पॉलिसी को भी कुछ ग्रेट रूलर्स नहीं माने, जैसे कि रानी चेन्नम्मा ऑफ कित्तूर। कित्तूर के बारे में कुछ कह देती हूँ। ओके, तो कित्तूर एक स्मॉल किंगडम था जो कि अभी कर्नाटका में है। वहाँ की रूलर थे रानी चेन्नम्मा। ओके, जब ब्रिटिशर्स पारामाउंटसी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग कित्तूर को अनेक्स करना चाहा, रानी चेन्नम्मा ने उनका विरोध किया, बट सून शी वाज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। ओके, बट कित्तूर की एक पोर चौकीदार थे जिनका नाम था रयन्ना, वो रेजिस्टेंस को कंटिन्यू करते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट आफ्टर रानी चेन्नम्मा, लेकिन वो भी पकड़े जाते हैं, लेकिन उसके बिफोर वो बहुत सारे ब्रिटिश कैंप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और पकड़े जाते हैं, और ब्रिटिशर्स उन्हें हैंग कर लेते हैं 1830 को। ओके, अच्छा लिसन, देन कम टू नेक्स्ट पॉलिसीज, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लव्स। ओके, this doctrine of lapse policy was introduced by Lord Dalhousie. Who was he? Who was Lord Dalhousie? Lord Dalhousie was the British Governor General in India from 1848 to 1856. Dear students, remember these days and dates. Yes, okay, this is very important for you all. Okay. सो 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लॉब्स को इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड डेलहाउसी के द्वारा। ओके, तो इस पॉलिसी के अनुसार अगर किसी इंडियन रूलर्स का अपना सन नहीं होता था उसके बाद राजा बनने के लिए, तो उस किंग अडॉप्ट तो कर सकता था सन, लेकिन उस किंग के डेथ के बाद उसकी अडॉप्टेड सन राजा नहीं हो सकता था। उसके डेथ के बाद उस टेरिटोरी को ब्रिटिश को देना पड़ता था। ओके, तो ऐसे ही 17 संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी अनेक्स हो गए थे ब्रिटिश टेरिटोरी में इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ओके, then come to next point, then next policies, that is misgovernance. Here also these are given under doctrine of laws. Okay, try to find that. सो मिस गवर्नेंस, ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट सभी टेरिटोरी को अपने कंट्रोल में लाने के लिए और एक पॉलिसी की शुरुआत की, दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ मिस गवर्नेंस। ओके, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर ब्रिटिशर्स को लगेगा कि कोई राजा ठीक से रूल नहीं कर पा रहा है तो उस राज्य को कंपनी अपनी टेरिटोरी में मर्ज कर सकता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अवध को पूरी तरह से कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया, और इसके खिलाफ अवध की प्रजा जो थे, अवध की प्रजा 1857 रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करके ब्रिटिशर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो अब जानते हैं ब्रिटिशर्स किस टेरिटोरी पर डायरेक्ट मिलिट्री का अटैक करके अर्थात डायरेक्ट युद्ध करके उस टेरिटोरी को अपने कब्जे में लाए थे। तो यहाँ पर हम दो राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मैसूर एंड मराठास। ओके, मैसूर एंड मराठास के एनेक्सेशन के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं मैसूर के बारे में। ओके, मैसूर जो कि आज की कर्नाटका में है, वहाँ पर एक पावरफुल राजा थे, उनका नाम था हैदर अली। ओके, जो कि मैसूर पर 1761 से 1782 तक रूल किए थे। ओके, उनके बाद उनकी फेमस सन टीपू सुल्तान रूल्ड इन मैसूर फ्रॉम 1782 टू 1799। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। ओके, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाने के पीछे एक सच्चा इंसिडेंट है, तो उस इंसिडेंट के बारे में कुछ बता देती हूँ। ओके, एक बार टीपू सुल्तान अपनी एक फ्रेंड के साथ जंगल में गए थे शिकार करने के लिए। जंगल में जाते वक्त सडनली एक टाइगर कहीं से आकर उन्हें अटैक कर देता है, और इसी टाइम पर टीपू सुल्तान की बंदूक भी काम नहीं करता है, और बंदूक में यूज़ होने वाली डागर भी नीचे गिर जाता है। ओके, तो टीपू सुल्तान बिना कोई हथियार से टाइगर के साथ युद्ध करते हैं, और कुछ समय बाद चालाकी से नीचे गिरा हुआ डागर को उठाने में सफल होते हैं और टाइगर को शूट कर देते हैं। ओके, इसी
इस इंसिडेंट के बाद से टीपू सुल्तान को टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। ओके, ये जो टाइगर ऑफ मैसूर हैं टीपू सुल्तान, वो ब्रिटिशर्स से नहीं डरते थे और ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग काम भी नहीं करते थे। मैसूर में मालाबार कोस्ट भी था, जहाँ से ब्रिटिशर्स हमारे देश से सैंडलवुड, पीपल, कार्डामम इत्यादि को अपने देश को भेजते थे। लेकिन टीपू सुल्तान ने 1785 में अपनी पोर्ट से एक्सपोर्ट को बंद कर दिया एंड इसके बाद भी अपने सारे मर्चेंट्स को डिसअलाउ कर दिया कंपनी के साथ ट्रेड करने के लिए। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स के एनिमी फ्रेंच के साथ भी दोस्ती बना लिया और फ्रेंच के मदद से टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर दिया, जो कि ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने मैसूर के खिलाफ वार डिक्लेयर कर देते हैं और कंपनी एंड टीपू सुल्तान के बीच टोटल 4 युद्ध होता है और पहले 3 वार में टीपू सुल्तान की जीत होती है। लेकिन लास्ट वार जो कि 1799 में हुआ था, जिसको बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम भी कहा जाता है, लिसन नोट हियर, सेरिंगपट्टनम वाज द कैपिटल ऑफ मैसूर। इसी वार में, बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम की वार में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और उन्हें मार दिया जाता है। ओके, देन टीपू सुल्तान के बाद मैसूर ब्रिटिश के कब्जे में आ जाता है और ब्रिटिशर वहाँ पर एक पॉपेट रूलर को बिठा देते हैं ओडेयर डायनास्टी के और मैसूर पर सब्सिडियरी अलायंस भी इम्पोज कर दिया जाता है। हम मराठास के बारे में हम जान लेते हैं। या इस पिक्चर में, इस मैप में येलो शेडेड एरिया मराठा एम्पायर को डिनोट करता है। यहाँ पर आप मैसूर भी देख सकते हो मराठास एम्पायर के नीचे, और मराठास एम्पायर की कैपिटल था पुणे में और मराठास के डिफरेंट डायनेस्टी सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले मराठास एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स में रूल कर रहे होते हैं और इन सभी राजाओं को चीफ और सरदार कहा जाता था। इन सारे चीफ की एक कॉन्फेडरेंसी और अलायंस होता था जिसके लीडर होते थे पेशवा। पेशवा मीन्स प्रिंसिपल मिनिस्टर। मराठास बहुत ही पावरफुल थे, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को बात नहीं सुनते थे। इसी बात के लिए मराठास ब्रिटिशर्स को बात नहीं सुनते थे, तो ब्रिटिशर्स ने मराठास के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर देते हैं। इनके बीच, कंपनी और मराठास के बीच 3 वार होती हैं जिसे हम एंग्लो मराठा वार भी कहते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में किसी की भी क्लियर विक्ट्री नहीं होता है, लेकिन सेकेंड एंग्लो मराठा वार में ब्रिटिशर्स उड़ीसा, आगरा, दिल्ली में कब्जा कर लेते हैं। बट इन थर्ड मराठा वार, एंग्लो मराठा वार में ब्रिटिशर्स मराठास वार को टोटली क्रॉस कर लेते हैं एंड पेशवा को रिमूव करके उन्हें विठूर भेज देते हैं पेंशन के साथ।